राजधानी दिल्ली में एक लड़की बेसुध रोड के किनारे पड़ी होती है। लगभग 1 घंटा 40 मिनट का सफ़र तय करती है और दिल्ली जैसी शहरों में जो भीड़ भड़ाका इलाका है, जहाँ पे घंटों में हजारों आदमी रोड से गुजरते हैं, लेकिन किसी का भी नज़र उस लड़की पे नहीं पड़ता है। और 3 बजे के 15 मिनट पर एक नेवी के अधिकारी का उन पर नज़र पड़ता है और जब पास में जाके देखते हैं उस लड़की का हालत, तो प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तुरंत वो कंट्रोल रूम पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और एम्स में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है। लेकिन एम्स में भर्ती कराने के बाद लड़की बेहोश रहती है और वो कुछ बोलने की हालत में रहती है, लेकिन डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है, बार बार हुआ है। अब एक खबर बाहर आने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं, अब कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि ये भी केस निर्भया केस से कम नहीं हुआ था, वो भी दिल्ली की शहरों में, और लड़की की हालत बहुत ख़राब हो गई रहती है। लेकिन जो वहाँ की एसपी होती है ऐश्वर्या सिंह, वो कसम खाती हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ लेंगे, और उसके बाद वो एक टीम गठित करती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली शहर का एक छोटे से इलाके का है। बात 11 अक्टूबर 2024 की बात है। लगभग 3 बजे की बात है। नौसेना का एक अधिकारी होते हैं, वो रोड से जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो फुटपाथ पे पड़ी होती है। और जब उस लड़की के पास में जाके देखते हैं तो उसके आधे जिस्म पे कपड़े होते हैं और आधे जिस्म पे कपड़े नहीं होते हैं, और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तुरंत वहाँ से वो कंट्रोल रूम पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत वहाँ पे आती है और उस लड़की को पुलिस एम्स में भर्ती कराती है। और भर्ती कराने के बाद उस लड़की से पूछताछ चालू हो जाता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने के होश में नहीं रहती है। अब पुलिस और वहाँ पे जो वहाँ के एसपी होती हैं ऐश्वर्या सिंह, वो भी वहीं पर रहती हैं। अब लड़की से कैसे पूछा जाए, और लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि अगर इस लड़की को समय से नहीं लाया गया रहता, अगर कुछ घंटे और लेट हो गया रहता, तो शायद इस लड़की को बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ज़्यादा खून बह गया होता है। अब कौन इतनी बड़ी हैवानियत किया था, फिर से निर्भया केस जैसा दिल्ली की शहर राजधानी में फिर से ऐसी ही घटना घटी थी। अब पुलिस के लिए चुनौती थी, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने के होश में नहीं थी। वो बेचारी बेहोश थी। उसके 1 दिन 2 दिन बाद उसका इलाज चल रहा होता है। कुछ भी पूछे तो वो बताने की हालत में नहीं होती है। फिर पुलिस के ही एक महिला सिपाही होती है, वो अपने सादे ड्रेस में होती हैं और सादे ड्रेस में जाकर उस लड़की से सोशल वर्कर के जैसे अच्छे से बात करती है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करती है, क्या चाहिए उसको अपने जैसे बात करती है कि उसको लगे कि ये पुलिस वाली नहीं है। अब 1-2 दिन के बाद और दिन बीतने लगते हैं। अब पुलिस वाली को वो लड़की अपनी हमदर्द समझने लगती है। वो नहीं समझती थी कि ये पुलिस वाली है, क्योंकि वो सादे ड्रेस में रहती है। उससे अच्छे से बातें करना और धीरे धीरे पूछना, बताओ तुम कौन हो और तुम कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारे साथ में किसने ये हैवानियत किया है। अब लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि ये तो मेरी हमदर्द है, ये कोई पुलिस वाली नहीं है। तब वो पहली बार वो लड़की बताती है कि मैं उड़ीसा शहर की रहने वाली हूँ, और मैंने नर्सिंग कोर्स किया है, और एक और कोर्स आता है वो भी किया है, जिसमें लोगों को मदद किया जाता है और हेल्प किया जाता है। नर्सिंग की मतलब ऐसे जैसे मदर टेरेसा जी किया करती थी। अब वो कुछ टाइम उड़ीसा में लोगों की मदद करती थी, और नर्सिंग का भी जो काम की थी उससे भी लोगों की मदद करती थी। लेकिन उसका एक दोस्त रहता है दिल्ली शहर में, वो बताता है कि अगर तुम दिल्ली में आ जाओ तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे काम करने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए। उड़ीसा से तुम दिल्ली आ जाओ। जब वो लड़की उड़ीसा से दिल्ली आ गई और दिल्ली आके रहने लगी और फिर से यहाँ पे मदद करने लगी, और जो भी काम वो करती थी वो भी करने लगी, तो कुछ टाइम हो गया रहता है। फिर जिसके साथ में वो रहती थी, जिसने उसको बुलाया था, उसको शायद ये लड़की बोझ लगने लगती है। अब वो धीरे धीरे इससे दूरी बनाने लगता है। फिर ये लड़की समझ जाती है। फिर लड़की खुद वहाँ से अपना ठिकाना बदल देती है, और ठिकाना बदलने के बाद
एक और है जो लोगों की मदद करती हैं, उनके साथ में जुड़ जाती है और लोगों की मदद करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कभी ये रोड के साइड में सो जाती थी, कभी फुटपाथ पे तो कभी बस स्टैंड पे। लेकिन इस बेचारी को ये मालूम नहीं था कि दिल्ली इतनी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। अब वहाँ पे सोने के बाद एक दिन लगभग 10 या 11 अक्टूबर की लगभग 9 बज रहे होता है, तभी ये लड़की आईटी राजघाट के पास 2 व्यक्ति इसके पास में आते हैं और आने के बाद इसके साथ में बलात्कार करते हैं। ये विरोध करने की हालत में नहीं रहती है क्योंकि इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई होती है। जो इसमें 2 लोग रहते हैं उसमें से एक का हैंडीकैप यानी कि वो लंगड़ा भी होता है, लेकिन ये लोग इस लड़की का फायदा उठाते हैं मजबूरी का। जिसको सहारा देना चाहिए वही लोग इस बेचारी के साथ में बार बार बलात्कार करते हैं। तभी बलात्कार करते टाइम वहाँ पे एक ऑटो वाला भी आ जाता है और ऑटो वाला इन लोग को देख लेता है और देखने के बाद ऑटो वाला इन दोनों को और इस लड़की को ऑटो में बैठाता है और वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर लेके जाता है और दूर लेके जाने के बाद फिर से ऑटो वाला और ये दोनों आदमी यानी कि 3 आदमी उस लड़की के साथ में बारी बारी से फिर से लोग बलात्कार करते हैं। और लगभग जब इन लोग का मन भर जाता है तो फिर ये लोग लड़की को वहीं पे छोड़कर अपने अपने ठिकाने पे चले जाते हैं। और ये लड़की 1 घंटा 40 मिनट चलती है 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और उसके जिस्म पे आधे हिस्से पे कपड़े होते हैं, आधे हिस्से पे कपड़े नहीं होते हैं। लेकिन इस टाइम दिल्ली भरी सड़कों पे जहाँ पे भीड़ भिड़ाके इलाके हैं, जहाँ पे घंटों में हजारों लोग गुजरते हैं, किसी का भी नज़र या पुलिस का नज़र इस लड़की पे नहीं पड़ता है। और वो ये 6 किलोमीटर सफ़र तय करके एक जगह फुटपाथ पे जाकर वहीं पे बैठ जाती है, गिर जाती है। और जब वहाँ से नौसेना का एक अधिकारी गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र इस लड़की पे पड़ता है। फिर पड़ने के बाद पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस आती है और लड़की को एम्स में भर्ती कराती है। और लड़की पहले तो कुछ बोलने की हालत में नहीं रहती है, लेकिन सादे वर्दी में एक महिला पुलिस वाली को लगाया जाता है कि पूछो हमदर्द बनकर। फिर उसके बाद ये सारा मामला बाहर निकल के आता है। अब जब ये मामला बाहर निकल के आता है तो वहाँ की जो एसपी ऐश्वर्या सिंह होती हैं, उन्होंने तुरंत कसम खाती हैं कि जैसे भी हो कैसे भी हो जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ना है। उसके बाद वो अपने टीम को बोलती है जिनको खाना खाना है वो खाना खा ले, जिनको घर जाना है वो घर जाना है चले जाएं, लेकिन जिनको काम करना है मेरे साथ में वो रुक जाएं। उसके बाद वो 10 टीम बनाती हैं और 10 टीम बनाने के बाद पूरी दिल्ली में सर्च होने लगता है। लगभग 700 कैमरे चेक किए जाते हैं और 150 ऑटो वालों को पकड़ के लाया जाता है, उनको भी चेक किया जाता है। इन्हीं सब चेक इन और सर्च के दौरान 21 दिन लग जाते हैं पुलिस को, और 21वें दिन पुलिस उन आरोपियों को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद इन दरिंदों पे FIR होता है, चार्जशीट बनती है, और फिर इनके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद अब देखते हैं क्या, जैसे निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा हो गई थी, क्या इनको भी फांसी की सज़ा होगी या इनको भी कुछ सालों बाद छोड़ दिया जाएगा। तो मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि इनका केस सुपर फास्ट कोर्ट होता है उनमें चलाया जाए, जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो निर्णय लिया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि फिर से कोई किसी लड़की के साथ में, किसी महिला के साथ में गलत काम करने से पहले लाख बार सोचे और गलत काम करे ही नहीं, क्योंकि इनको ऐसे ही सज़ा देनी चाहिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना, सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची हकीकत कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।